हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो अपने चैनल बायोलॉजी वाला पर, जिसमें आप देख रहे हैं कि आज हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। एक वो जिसमें कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा वो जिसमें कि फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। फूड का ट्रांसपोर्ट आपको पता है फ्लोएम कराती है और वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम कराती है। तो चलिए तो अपनी वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि भाई प्लांट को ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब हमारा जो प्लांट है वो ट्रांसपोर्ट क्यों चाहता है, तो उसके लिए उसको वाटर क्यों चाहिए होता है। तो वाटर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है प्लांट की, क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत सारी, वो जितनी भी ग्रोथ है ज़्यादा से ज़्यादा वो किस पर डिपेंड करती है, केवल वाटर पर डिपेंड करती है। और जैसे कि आपको पता है कि प्लांट भाई फूड बनाते हैं, तो फूड बनाने के टाइम पे प्लांट क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं, जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, और फूड बनाते हैं। प्लांट की जो ग्रोथ होती है, टर्जिडिटी होती है, जो सेल टर्जिड रहती है, जो वो सारा कुछ भी किस पर डिपेंड करता है, वाटर पर डिपेंड करता है। और प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन होता है जो कि प्लांट की कूलिंग करता है, वो भी किस पर डिपेंड करता है, वाटर पर डिपेंड करता है। और प्लांट को जमीन से, सोइल से बहुत सारे मिनरल चाहिए होते हैं, वो भी किस पर डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पर। क्योंकि अगर वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो भाई यहाँ से मिनरल्स भी लेकर के अंदर जाएगा, जिसके लिए क्या होती है, रूट्स होती है। तो अपने कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट हमारा है रूट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट एंड रिएक्टेंट इन सेल मेटाबॉलिज्म। जैसे कि आपको पता है कि भाई सेल के जो मेटाबॉलिज्म में, साइटोप्लाज्म में जहाँ रिएक्शन चलती है, वो वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि साइटोप्लाज्म का बहुत ज़्यादा हिस्सा क्या होता है, वाटर होता है। एंड रूट ट्रांसपोर्ट मिनरल आयन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल बनता है वाटर की हेल्प से। हेल्दी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। मतलब क्या ट्रांसपोर्ट, मतलब नीचे से इतना बड़ा प्लांट देख रहे हैं उसमें ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। अगर ये छोटा होता तो रिक्वायरमेंट अलग होती। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। हमारा यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई अगर आपका प्लांट जो छोटा होता है, अगर डिस्टेंस बिटवीन दैट सोयल एंड द ट्रांसपोर्ट पार्ट, जहाँ तक वो पहुँचना है उसके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, अगर ऐसा होता तो भाई उसको डिफ्यूजन की आवश्यकता होती है। और बस थोड़ा सा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, और जो आपका सामान है जिसको पहुँचना है वो डिफ्यूज करके सेल टू सेल पहुँच जाता। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा, प्लांट की बॉडी जो है 300 फीट इतना बड़ा प्लांट है, मान लो आपका यूकेलिप्टस का प्लांट है, सबसे बड़ा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, तो उसमें कैसे पहुंचेगा ये हमें जानना है। उसमें इतने ऊंचे प्लांट में कोई नीचे पंप तो लगा नहीं होता, क्योंकि पंप लगा होता है और पंप की सहायता से, हेल्प से क्या होगा कि वाटर आपका बहुत ऊपर तक जाएगा, ठीक है। लेकिन छोटा प्लांट होता है तो वहां तो चलता हुआ डिफ्यूजन से हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो आपको पता है कि छोटी डिस्टेंस पर डिफ्यूजन होगा और आराम से चला जाएगा। लेकिन आपका जो इतना बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा, तो उसमें सालों साल लग जाएंगे अगर डिफ्यूज होकर जाएगा। बट इफ द डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रोसेसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट डू नॉट मूव। और अपने जो बेचारे प्लांट होते हैं तो उनका खर्चा भी थोड़ा कम ही होता है, चलते फिरते तो है नहीं। तो प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडी हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यू। तो प्लांट का ज़्यादातर पार्ट जो होता है वो डेड ही होता है। बीच में आप देखोगे तो सेंटर ऑफ द प्लांट में, अगर आप डाइकोट प्लांट में जाओगे तो सेंटर ऑफ द प्लांट कैसा होता है, डेड होता है। केवल सरफेस पर जो सेल्स होती हैं वही लिविंग होती है। उसी की वजह से सेल क्या करती हैं, बाहर से कुछ चीज़ें ले लेती है। जैसे वही स्टेम होता है, स्टेम को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो आराम से डिफ्यूजन से ले लेता है बाहर एटमोसफेयर से, क्योंकि उसकी जो लिविंग सेल्स होती हैं जिनको रेस्पिरेशन करना होता है वो सरफेस पर ही मिलती हैं। ठीक है। तो ये भी एक बात है कि भाई प्लांट मूव तो करते नहीं है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट के लिए उसमें एक अलग से प्रोसेस चाहिए होता है। चाहे वो कितना भी कम हो, कितना भी मतलब उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो, एनर्जी नीड भी कम हो, लेकिन एनर्जी बनाता तो ही, और फूड आपके लिए भी बनाता है ना। आप भी तो उसी से फूड लेते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट, है ना। तो देखते हैं हमारे प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो आपको सबसे पहले ये दिख रहा होगा एक सेक्शन ऑफ द रूट हमने लिया है, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। तो सेक्शन ऑफ द रूट मतलब कि अगर आप एक रूट लें और रूट का एक ट्रांसवर्स सेक्शन काट लें, मतलब उसको आप बीच से काट लेते हैं और एक स्लाइड पर देखते हैं, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि उसके अंदर आपको ये आउटर लेयर पे जो आपको दिख रहे हैं रूट हेयर्स, आपको बड़े बड़े रूट हेयर्स दिख रहे होंगे यहाँ पर,
तो रूट हेयर्स का काम होता है कि भाई दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। भाई अगर रूट हेयर्स होंगे, अगर ये रूट हेयर्स होंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए रूट की हेयर्स, रूट के ऊपर रूट हेयर्स मिलते हैं। फिर आपका जो पानी होता है मान लो वो अंदर जाएगा, तो यहाँ रूट के अगर आप सेंटर ऑफ द रूट जाओगे तो ये जो पेरिसाइकिल के जो अंदर वाला हिस्सा है ज़्यादा, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, एक तो जाइलम है और दूसरी फ्लोएम है। और यू कैन सी दैट दे आर इन ए क्लोज कॉन्टेक्ट। आप देख सकते हैं कि दोनों कैसे होते हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट में पाई जाती हैं, ताकि उनमें आपस में एक्सचेंज हो सकता हो। आगे हम जाके देखेंगे कि किस तरह जाइलम का वाटर फ्लोएम के अंदर जाता है, ठीक है। तो वो एक्सचेंज करने के लिए दे आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट। फाइनली होता क्या है कि यहाँ से जो प्लांट की जो जाइलम होती है, रूट की जो जाइलम होती है, आगे जाकर के वो स्टेम की जाइलम में कनेक्ट हो जाती है। मान लो वाटर यहाँ से जाएगा अंदर, तो यहाँ से होता हुआ सेल टू सेल जाएगा, तो आपका पानी जाइलम में पहुँच जाएगा। फिर वो जाइलम क्या करेगी, आगे जाकर के स्टेम की जाइलम से कनेक्ट होती है, और फिर वो पानी सारा जो है स्टेम की जाइलम के थ्रू आगे जाता है। तो ये हम आगे देखेंगे किस तरह से वाटर का मूवमेंट होता है। तो मुझे एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना था कि भाई किस तरह से रूट का सेक्शन होता है, कहाँ जाइलम होती है, कहाँ फ्लोएम होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और इसमें आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट तो बहुत ही कॉमन सा है कि भाई जो आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट विल टेक्स प्लेस थ्रू द जाइलम। तो ये 9th क्लास में भी आपको बताया गया था कि भाई जाइलम के थ्रू ही जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जाइलम, उसी का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का। तो कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट करता है वो थोड़ा प्रोसेस है, उसको आप समझ लीजिए, एक बार ध्यान से देखिएगा मेरे साथ साथ। देखिए ऐसा है कि ये रूट हेयर आपको नीचे दिख रहा होगा जहाँ कर्सर है, इस रूट हेयर की, ये रूट हेयर पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो आपकी जो एपिडर्मिस की सेल होती है, जो आपकी रूट होती है, रूट के बाहर की जो लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस की सेल का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि रूट हेयर्स अलग से कोई स्ट्रक्चर होती है, ऐसा नहीं होता है। रूट हेयर्स आपके क्या होते हैं, वो आपकी जो एपिडर्मिस की सेल होती है उसी में से एक्सटेंड होकर, डिफ्रेंशिएट होकर एक लंबा सा प्रोसेस बाहर की तरफ निकला रहता है, जिसको कहते हैं रूट हेयर, है ना। उसका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि भाई जो सोयल पार्टिकल होते हैं ना, सोयल पार्टिकल के बीच में यहाँ कहीं वाटर रहता है, ठीक नहीं है, यहाँ पर, और वही वाटर जो है प्लांट लेते हैं। वो वाटर प्लांट नहीं लेते हैं जो नीचे चला जाता है, ग्रेविटेशनल वाटर को नहीं लेते। कैपिलरी वाटर यानी कि जो यहाँ फंसा हुआ वाटर होता है इसके बीच में, सोयल पार्टिकल के बीच में, उसी को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू, ठीक है। तो रूट हेयर की सेल जो होती है यहाँ, दे आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द सोयल पार्टिकल, और यहाँ से पानी जो है अंदर आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है समझने का, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए आपने जैसे कि पढ़ रखा है कि भाई डिफ्यूजन जो होता है, वाटर का डिफ्यूजन, वो भी जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि भाई अगर हमारा सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन पर जा रहा है तो वो ऑस्मोसिस है, और थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। देन यू नो दैट यहाँ यूकेरियोटिक सेल है, प्लांट की सेल है, तो मेम्ब्रेन तो सेलेक्टिवली परमेबल ही होगी, है ना। तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है भैया, उसके अंदर से आपका वाटर बाहर से अंदर जाएगा, यानी कि सोयल से रूट हेयर में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वो अपना ग्रेडियंट फॉलो कर रहा है। ग्रेडियंट मतलब अगर वाटर बाहर ज़्यादा है और वाटर सेल के अंदर कम है, तो यहाँ एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है, किसके बीच, बाहर के और अंदर के बीच में। तो यहाँ क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर विल मूव फ्रॉम द सोयल टू द रूट हेयर सेल, यानी एपिडर्मल सेल। तो यहाँ जा रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अभी बात यह है कि अंदर की तरफ अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो वाटर का फ्लो है वो कंटिन्यू बना रहे, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई वाटर जो है बाहर से जाता ही रहे, जाता ही रहे, जाता ही रहे, तो मुझे क्या चाहिए, अंदर की तरफ हमेशा ही कैसा कंसंट्रेशन चाहिए, हाइपरटोनिक। कैसा, हाइपरटोनिक। जहां पर वाटर कम होता है वहां क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक कंडीशन है। जहां वाटर ज्यादा होता है, यानी सोलवेंट जहां ज्यादा होता है, वहां हाइपोटोनिक होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर हाइपरटोनिक की तरफ जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर से अंदर की तरफ। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये कंटिन्यू फ्लो बना रहे, मतलब मेरा वाटर क्या है, बाहर से अंदर जाता ही रहे, जाता ही रहे, तो भाई अंदर तो मुझे हमेशा एक ऐसी कंसंट्रेशन चाहिए होगी, एक ऐसी कंसंट्रेशन चाहिए होगी जो कि हाइपरटोनिक होगी हमेशा ही, ठीक है ना बात। तो अब अंदर हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन कैसे बने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने छुपा के लिखा है कि भाई यहाँ अगर हम कहें कि भाई रूट हेयर की जो ये एपिडर्मिस की सेल्स होती है, जहाँ मेरे कर्सर है,
यहाँ इसकी मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, बाहर से सोयल से मिनरल्स को रूट में डालती हैं, सोयल से मिनरल्स को रूट में डालती हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको लगता होगा कि जो आपके मिनरल्स होते हैं वो सोयल में ज़्यादा होते होंगे और रूट हेयर में कम होते होंगे। ऐसा आपको लगता होगा कि भाई सोयल जो है उसमें तो मिनरल्स होते ही हैं और रूट हेयर में कम होते होंगे, लेकिन नहीं, रूट हेयर में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं जबकि सोयल में मिनरल्स की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू रूट हेयर कम होती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो ये मेम्ब्रेन है, जो रूट हेयर की मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मिलती है। जैसे कि आपको जब मैंने 9th में पढ़ाई थी मेम्ब्रेन, तो वहां मैंने कहा था कि भाई वह ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। उनका काम होता है कि वो कुछ चीज़ों को जो कि बाहर से अंदर मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली नहीं जाती, डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं होती है, तो उनको क्या चाहिए होता है, आयन चैनल्स चाहिए होते हैं, मतलब कि उनको प्रोटीनें चाहिए होती हैं, मतलब रास्ता चाहिए होता है जिस रास्ते से वो आराम से निकल के अंदर चली जाए। यानी कि मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती हैं वो क्या प्रोवाइड कराती है, एक रास्ता प्रोवाइड कराती हैं, उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब हमने कहा था फैसिलिटेटेड में दो बातें होती हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। यानी कि अगर कोई अपना डायरेक्टली हाई कंसंट्रेशन से लो जा रहा है, हाई से लो जा रहा है, तो वो कैसा जा रहा है, वो तो पैसिव जा रहा है। लेकिन अगर कोई अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई जा रहा है तो वहां हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो भाई होता क्या है, यहां सोयल से मिनरल्स एक्टिवली, लिसन टू दिस वर्ड, एक्टिवली विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, है ना, द मिनरल्स फ्रॉम द सोयल विल मूव इनटू द एपिडर्मल सेल। यहाँ बाहर से, यहाँ जाकर जब सोयल से बाहर से मिनरल्स एक्टिवली एनर्जी पंप्स की हेल्प से कहाँ जाएंगे, रूट हेयर की सेल में जाएंगे। तो अंदर की कंसंट्रेशन अब कैसी हो जाती है उनसे मिनरल से, हाइपरटोनिक, क्योंकि भाई सोल्यूट बढ़ गया, तो सोल्यूट बढ़ गया तो अंदर हाइपरटोनिक हो गया। तो इसको आराम से आपका जो वाटर है वो फॉलो कर लेगा, क्योंकि तुम्हें पता है वाटर विल मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक कंडीशन। यानी वाटर की तो कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा ही है ना, तो वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर की तरफ जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये कंटिन्यू फ्लो ऑफ वाटर बना रहे लगातार, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरी सेल लगातार बाहर से मिनरल्स को एक्टिवली पंप करती रहे, एक्टिवली पंप करती रहे, मतलब अंदर पंप कर करके मिनरल बढ़ाती रहे। और अंदर मिनरल ज़्यादा होंगे और बाहर कम होंगे तो हमेशा वो कैसे जाएंगे, एक्टिवली जाएंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। अब होगा क्या कि वाटर आपका कहाँ जाता है, एपिडर्मिस की सेल में आ जाता है। उसके बाद वाटर आपका यहाँ से इस सेल से नेक्स्ट सेल, ये वही होगा, पहली सेल जो है टर्जिड हो जाएगी, उसके अंदर वाटर हो जाएगा, फिर वो अगली को जाएगा, अगली में हाइपरटोनिक कंडीशन होगी, फिर उससे अगली में जाएगा, आगे से आगे जाएगा, एंड फाइनली आपका जो वाटर है यहाँ रूट में, यहाँ पर एक जगह होती है एंडोडर्मिस, उसको बोलते हैं। एंडोडर्मिस से होता हुआ, फिर एंडोडर्मिस की सेल के अंदर से होता हुआ यहाँ पर आपका जो जाइलम में पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं वाटर आपका ये बीच की जगह ही है ना, जो पैरेन्काइमा आपको 9th में पढ़ाया था कि पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में स्पेस होता है, तो आपको पता है ना लूजली अरेंज होती है। तो वाटर आपका बीच से भी जाता है, जो जगह है ना यहाँ से मूव करता हुआ भी जाता है आराम से, और यहाँ से पहुँच के माने फाइनली आपका वाटर कहाँ पहुँच जाता है, जाइलम में पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात बिल्कुल सही है। अब होता क्या है कि भाई आपका वाटर जाइलम में पहुँच गया है, जाइलम में पहुँचने पर पीछे से ऐसे ही वाटर का फ्लो बना रहेगा, सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल, यहाँ पहुंच जाता है जाइलम के अंदर। अब होगा क्या, धीरे धीरे आपका वाटर जो है वो अप जाएगा, जाता रहेगा। तो आप ये ध्यान से समझिएगा कि भाई अगर आपका वाटर एक सेल से दूसरी सेल जा रहा है, आराम से जा रहा है ना, तो उसमें हर एक सेल से कुछ सोल्यूट ऐड होता रहेगा, धीरे धीरे थोड़ा सोल्यूट ऐड होता रहेगा। और उससे क्या होगा, जब आपके वाटर में सोल्यूट ऐड हो जाएगा ना हर एक सेल से, तो उसका वाटर का जो पोटेंशियल है खुद का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर का पोटेंशियल अगर कम करना हो तो उसमें शुगर ऐड कर दो। अगर आपका शुगर एडिड वाटर है तो उसका पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपका जो बिल्कुल एकदम ऐसा वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें कोई भी सोल्यूट नहीं है, तो उसका पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इफ़ द वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू सेल, तो क्या होगा, उसमें सोल्यूट एडिड हो जाएंगे। एडिड सोल्यूट वाटर का पोटेंशियल कम कर देंगे और एक जगह पर जाकर के लगभग 5 मीटर, मतलब हाईली 15 फुट और 20 फुट इतनी ऊंचाई पर जाकर के क्या होगा, उसका आगे जाने का नहीं बनेगा, लेकिन पीछे से एक प्रेशर लगा रहेगा। तो पीछे से आना तो रुक नहीं रहा है, लेकिन आगे जा नहीं रहा है, तो होगा क्या कि एक वाटर का कॉलम बन जाएगा। कैन यू इमेजिन अ वाटर कॉलम, क्योंकि पीछे वो वाटर नहीं गिर सकता है, मतलब वो वाटर जो खड़ा है
जो पाइप में पूरा खड़ा वाटर है वो पीछे नहीं गिरेगा ना, क्योंकि उसमें पीछे से एक प्रेशर डेवलप है। बाहर से पानी आना तो रुक नहीं रहा है ना भाई, बाहर से पानी आ ही रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, एक वाटर कॉलम बन जाएगा। अब स्थिति ये है कि मेरी कि भाई प्लांट में अगर मैं छोटा प्लांट हूँ, अगर मैं ग्रासेस की बात करूं, ग्रासेस की जैसे हम बात करते हैं, तो वहां क्या होता है, इस प्रेशर से ही, जिस तरह से पानी आ रहा है, इस प्रेशर से ही पानी लीव्स तक पहुंच जाएगा, क्योंकि प्लांट की हाइट जो होती है वो छोटी होती है। तो ये जो प्रेशर, थोड़ा प्रेशर जो पानी ऊपर चढ़ा रहा है कुछ हाइट तक, इसको बोलते हैं अपन रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि प्लांट तो आपके बहुत बहुत ऊंचे होते हैं, तो उन ऊंचे प्लांट में पानी चढ़ाने के लिए ऊपर क्या तरीका होता है। तो पहले हम जानेंगे रूट प्रेशर को, फिर हम वो तरीका भी जानेंगे जिससे कि बड़े प्लांट में पानी ऊपर जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं क्या है। इन जाइलम टिश्यूज, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all part of the plant। तो ये कहने की जाइलम सारी कनेक्टेड होती है और सारा कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड होता है और पानी जो है आपका हर प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है हमारा रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर जो है आपको अभी आपने समझा है रूट प्रेशर कैसे कहते हैं। रूट प्रेशर वही प्रेशर है जो कि आपका इस वाटर के डिफ्यूजन के कारण पैदा हो रहा है। ये वाटर जो बाहर से अंदर जा रहा है, इसके कारण जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको कहते हैं रूट प्रेशर। समझ आई ना बात। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं क्या है कि एट द रूट्स सेल इन कॉन्टेक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेक अप आयन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। एक्टिवली टेक अप आयंस को आप ध्यान रखिएगा कि मिनरल्स जो हैं वो आयंस जो हैं सोइल में कम होते हैं और आयंस रूट हेयर में ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग लाइक दिस कि भाई बाहर से एक्टिवली आयंस पंप होके अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सोइल। जिससे क्या होगा, अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी और बाहर हाइपोटोनिक हो जाएगी। देन वाटर देयरफॉर मूव इनटू द रूट फ्रॉम द सोइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। और आपको पता है कि वाटर आपका फॉलो कर लेगा और अंदर चला जाएगा। दिस मीन्स that there is a steady movement of water into root xylem। तो steady movement मतलब लगातार, मतलब continuous water का movement हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई जो ये सेल है इसमें हमेशा एक ऐसी कंडीशन है, हाइपरटोनिक कंडीशन है, और पानी आपका जा रहा है, ठीक है, आगे जाता रहेगा। एंड क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड। तो एक कॉलम बनेगा तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऊपर वो फिर ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें क्या ऐड हो गया, सोल्यूट ऐड हो गया। तो सोल्यूट ऐड होती है तो तुम्हें समझ में आ गया क्या हुआ कि उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। अब वो पानी ऊपर ज्यादा नहीं जाने वाला है। एंड द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। तो रात के समय इस तरह का पानी का ऊपर चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दिन के समय हम दूसरी थ्योरी जो आगे पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा काम करती है बजाय इसके। ये भी काम करती है, ऐसा नहीं है काम नहीं करती। इसका केवल काम होता है कि जब दिन में ज्यादा ही प्रेशर ऊपर से लगता है, अभी हम समझेंगे कैसे लगता है, तो उस टाइम केवल रूट प्रेशर क्या करता है, पानी के वाटर कॉलम को बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। तो ये ग्रासेस में, छोटे प्लांट में आपको देखने को मिलेगा कि पानी ऊपर चढ़ता है किसकी सहायता से, रूट प्रेशर की। नेक्स्ट है हमारा लंबी हाइट के, जो बड़ी हाइट के प्लांट होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दैट इज ट्रांसपरेशनल पुल। दैट इज ट्रांसपरेशनल पुल। ये हेल्प करता है किस बात में, बहुत ऊंचे प्लांट में, बड़े प्लांट में पानी को ऊपर चढ़ाने में। अब होता क्या, देखिए नीचे से तो पानी आ ही रहा था। एज यू कैन सी वाटर विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर एंड हियर टू हियर इन जाइलम एंड देन मूव अपवर्ड्स लाइक दिस। अब यहाँ मान लो वाटर पहुंच जाता है, तो अब ऊपर कैसे जाएगा ये भाई, या तो कोई इसे ऊपर से खींच ले, या तो इस वाटर को कोई ऊपर से खींच ले, सक कर ले, ठीक है, या नीचे से प्रेशर और बढ़ जाए। अब नीचे कोई पंप तो है नहीं कि प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ऊपर से सक कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ ऊपर से एक निगेटिव प्रेशर अप्लाई होता है, दैट विल सक द वाटर फ्रॉम द जाइलम। समझ आई मेरी बात को। ऊपर से एक निगेटिव प्रेशर कहाँ से डेवलप होगा, प्लांट में ऐसा क्या होता है जहां से प्रेशर डेवलप होता है, तो एक बार ध्यान से दोबारा समझिएगा। भाई आपकी जो जाइलम है स्टेम की, यार वो स्टेम की जाइलम सारे प्लांट में कनेक्टेड रहती है, लीव्स में, सारी लीव में। आप समझते हो, आपका जो बड़ा प्लांट होता है तो एनॉर्मस लीव रखता है। कितनी लीव, बहुत सारी लीव्स रखता है। उन सारी लीव्स में लोअर साइड पे, डाउन साइड पे, इधर की साइड में क्या मिलते हैं, स्टोमेटा मिलते हैं, ठीक है। उन स्टोमेटा में क्या होता है, आपने पहले ही देख रखा है, गैसेस एक्सचेंज होता है। दिन के समय स्टोमेटा खुलते हैं, ये आपको पता है। स्टोमेटा कब खुलते हैं ये भी पता है, जब आपको पता है गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं, गार्ड सेल में पानी भर जाता है, देन स्टोमेटा विल ओपन। दिन में खुल जाते हैं स्टोमेटा, उनसे गैसेस एक्सचेंज होता है। उसी के साथ साथ एक दूसरा काम भी होता है स्टोमेटा से, वो क्या होता है,
जो आपकी लीफ की सेल्स है, मान लो ये लीव्स है, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जाइलम को सीधा डायग्राम आपका दिखा रहा है कि लीफ में ले आया है। लीफ में आप ऊपर देख रहे हैं क्यूटिकल है, नीचे की साइड भी क्या है, एपिडर्मिस है, दोनों साइड में होती है एपिडर्मिस ऊपर नीचे, लेकिन स्टोमेटा हमने नीचे दिखाया है क्योंकि जो आपके डाइकोट प्लांट होते हैं बड़े वाले होते हैं उनमें स्टोमेटा केवल लीफ के नीचे वाली साइड पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने स्टोमेटा नीचे दिखाया है। तो यहाँ पर आप देखिए इस स्टोमेटा से भैया जो लीफ की सेल है, जाइलम जो है, जाइलम के अंदर से पानी आपको पता है डिफ्यूज होकर के कहाँ पहुंचा होगा, बाहर आया होगा लीफ की सेल में। प्लांट आपका कभी ना कभी छोटा भी रहा होगा। ठीक है, तो जब ये छोटी हाइट का था तब तो आपको पता है रूट प्रेशर से पानी ऊपर चला गया होगा। ठीक है ना, तो तब क्या हुआ होगा, हमेशा ये इसमें एक वाटर का कॉलम बना रहता होगा। धीरे धीरे क्या हुआ, लीव्स आई और लीव्स ने क्या किया, लीव्स की जो सेल थी इनके बाहर से जो पानी था, मतलब कि इसके अंदर से जाइलम के अंदर से जो पानी निकल के आया था ना, वो क्या हुआ लीफ की सेल्स के चारों तरफ आ जाता है। फिर क्या होता है दिन के समय यहाँ वाटर क्या करता है, यहाँ से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। वाटर आपका स्टोमेटा से इवेपोरेट होना शुरू होता है। तो इससे क्या होता है, मान लो कि एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल के उड़ जाता है, तो क्योंकि पता है कि वाटर के बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है आपस में, दो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहते हैं। आप भी देख लेना, मतलब आप वाटर को अगर नीचे डाल दे तो ऐसा तो नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स होता है ना। तो उस फोर्स के कारण, वही कोहेसिव फोर्स उसको कहते हैं, उस कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पर जब स्टोमेटा से भाई एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलकर उड़ जाएगा, जब वो बाहर जाएगा तो क्या होता है कि दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ साथ ही पीछे से आगे आएगा। तो ऐसा ही मान लो, ऐसा आपकी लीफ, इतनी सारी लीफ है, नॉर्मस लीफ है, बहुत सारी लीफ है, सारी लीफ के एक लीफ में बहुत सारे स्टोमेटा हैं। सारे स्टोमेटा से इस तरह वाटर अगर उड़ेगा, अगर वाटर इवेपोरेट होगा तो भाई क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर जो कि आपका किस पर लगने वाला है, जाइलम पर लगने वाला है। क्योंकि भाई यहाँ लीव्स क्या होंगी, जो लीफ की सेल है इनसे पानी बाहर आएगा और वो किससे खींचेंगी, पीछे से खींचेंगी। समझ आए ना, क्योंकि उनके अंदर कंडीशन बन जाएगी हाइपरटोनिक, तो वो वाटर जाइलम से लेंगी। अब क्या होगा, धीरे धीरे प्लांट बड़ा भी हो रहा है, पत्तियां बढ़ रही हैं और वो हमेशा वही करती हैं, सुबह होती हैं, उनमें क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, यानी ट्रांसपायरेशन होता है। उस ट्रांसपायरेशन की वजह से जाइलम पर एक पुल लगता है, और पुल लगता है तो पानी खींचता है। अब भैया मेन बात यह है कि देखिए रूट प्रेशर जो बेचारा है, जो थोड़ी हाइट तक चढ़ाता था ना, तो वो दिन में नेग्लेजिबल हो जाता है। क्योंकि भाई जो ट्रांसपायरेशनल पुल का जो प्रेशर लगता है ना, निगेटिव प्रेशर जो ऊपर खींचता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यानी ये समझिएगा कि दिन में 95% तक, 95% जो ट्रांसपोर्ट है, जो खींचना पानी का है, वो ट्रांसपायरेशनल पुल का होता है। रूट प्रेशर का काम केवल उतना होता है कि भाई वो पानी के कॉलम को बनाए रखे। पर जब वो ट्रांसपायरेशनल पुल लगता है ना, तो वो यहीं तक लगता है। देखिए जहाँ कर्जर ले जा रहा हूँ यहाँ तक, यानी वो जमीन से पानी खींचने की हिम्मत रखता है। तो यहाँ से पानी खींचा जाता है कहाँ तक, ऊपर तक। रात के समय आपको पता है स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, फिर दोबारा से क्या होगा, आपको पता है पीछे से ट्रांसपायरेशन को ऑस्मो क्या बोलते हैं इसको, रूट प्रेशर तो लग ही रहा है, तो रूट प्रेशर लगा रहेगा, आराम से पानी ऊपर जाता रहेगा। नहीं भी जाएगा तो जहां जाया है वहां रुक जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। मतलब जो वाटर का कॉलम होगा वो नीचे वापस नहीं गिरेगा, क्योंकि पीछे से क्या लगा होगा, रूट प्रेशर लगा हुआ होगा। तो एक बार हम ट्रांसपायरेशन पुल को देख लेते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू ऑफ एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। The water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessel in the leaf. दोबारा, the water which is lost through the stomata, जो water यहाँ से निकल कर जाएगा, that is replaced by the water from the xylem vessel. तो पानी जो यहाँ से गया पीछे से आएगा जाइलम से. In fact, evaporation of water molecule from the cells of the leaf create a suction. तो आपको पता है ना ये क्या लगाएगा, सक्शन प्रेशर लगाएगा, which pulls water from the xylem cells of the रूट। तो पानी आपका जाइलम सेल से खींच जाएगा ऊपर की तरफ। एंड द ट्रांसपायरेशनल पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। तो ये ध्यान रखना भाई, ट्रांसपायरेशनल पुल जो होता है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है किस बात के लिए, पानी को प्लांट में ऊपर खींचने के लिए। ठीक है, तो बड़े प्लांट में तो, लेकिन ग्रासेस जो होते हैं उनमें रूट प्रेशर भी काम कर देता है ना। कई बार आप देखते होंगे कि आपको रात के समय सुबह सुबह जब होती है तो आपको पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बूंदें रखी हुई दिखती हैं पानी की। तो वो जो होती है वो किस वजह से ऊपर आया पानी, देखो रात को स्टोमेटा तो बंद रहे होंगे, तो वो पानी जो बाहर निकला होता है लीव से, वो केवल इसलिए निकला होता है कि नीचे से हमेशा रात को क्या लगता है, रूट प्रेशर लगता है, और पानी एक सेल से दूसरी सेल जाता ही रहता है, और उसकी ऊंचाई भी थोड़ी ज़्यादा नहीं होती है, तो पानी आराम से ऊपर तक पहुँच जाता है।
ठीक है ना बच्चों, ये आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर समझ में आ गया होगा, बिल्कुल है ना। तो हम देखते हैं ट्रांसपायरेशन जो होता है उसके क्या क्या फायदे होते हैं, ट्रांसपायरेशन प्लांट को क्या क्या लाभ देता है, क्या क्या फायदे देता है। तो एक बार पहला पॉइंट अपन देख लेते हैं। Transpiration is responsible for uptake of water from the soil, very good, and it responsible for movement of water and dissolved mineral from the root to different part of the plant। तो मिनरल जो होते हैं वो वाटर की सहायता से ही ऊपर जाते हैं भाई, ये आपको पता है। In result in the cooling of the plant surface, thereby protecting it from excessive heat। तो आपके जो प्लांट का टेम्परेचर है भाई उसको लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक जो बाहर का टेम्परेचर होता है उससे ये ट्रांसपायरेशन कम रखता है। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का टेम्परेचर बेचारे का थोड़ा डाउन रहता है, उसको ठंडा फील होता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ फायदे हैं ट्रांसपायरेशन के, ये आपसे पूछेगी तो आप बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है भाई वो ये है कि अपन ये तो पढ़ चुके हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब हमें ये जानना है कि हमारे अंदर जो हमारा प्लांट होता है उसमें फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हाउ फूड विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लीव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। या फिर अगर आपकी पत्तियां गिर चुकी हैं, मान लो आपकी पत्तियां प्लांट से गिर चुकी हैं, तो उस समय उसमें फूड कहाँ से आएगा। या फिर जो उसके स्टोर्ड ऑर्गन है, मान लो उसने रूट में स्टोर किया है, मान लो उसने फ्रूट में स्टोर किया है, वहां से वाटर का वहां से फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे आगे वाले ट्रांसपोर्ट पार्ट में। चलिए चलते हैं। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है उसको हम एक वर्ड में कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये भी एक मास फ्लो है। मास फ्लो आप एक वर्ड मेरे मुंह से सुन रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिएगा। देखिए जैसे आपने नदी है, आपकी कोई नदी में मान लो आपने दिया रख दिया है, तो दिया नदी में रखा है तो दिया अपनी स्पीड से नहीं चलता, दिया नदी की स्पीड से चलता है। जिस रिवर जो होती है आपकी जिस स्पीड से चल रही होती है उसी स्पीड से आपका दिया भी चल रहा होता है। इसको बोलते हैं मास फ्लो मूवमेंट। यानी कि जितना सामान उसमें पड़ा होगा वाटर में वो उस हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से वाटर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपका जाइलम का ट्रांसपोर्ट है वो भी कैसा था, मास फ्लो था। अभी आपका जो फूड पढ़ेंगे वो भी मास फ्लो होगा, यानी सॉल्यूशन जाएगा, सॉल्यूशन की स्पीड होगी। खुद इंडिविजुअल किसी अलग अलग चीज की कोई अपनी खुद की स्पीड नहीं होती है। ठीक है, आपको जैसे बताया भाई रूट्स में क्या होते हैं, जाइलम भी होती है और फ्लोएम भी होता है। ऐसे ही लीव्स में भी क्या होता है, स्टेम में भी क्या होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि यहाँ पर हमने दिखाया बीच में बंडल्स कुछ बने हुए हैं। ये स्टेम की मान लो कटिंग है, तो यहाँ क्या बंडल्स बने हैं। इनके अंदर आप देख सकते हैं बीच में जो रेड वाला है ये जाइलम है, बाहर ब्लू वाला क्या है, फ्लोएम है। कई बड़े प्लांट जो होते हैं जिनमें गर्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उनमें क्या होता है, उनमें जाइलम जो है बड़ी हो जाती है और फ्लोएम आपकी सरफेस पर पहुंच जाती है बाहर। यानी जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो केवल सरफेस वाला पार्ट ही करता है, लिविंग टिश्यू वही होता है। जाइलम के बाहर वाला जो टिश्यू होता है वो लिविंग रहता है ज़्यादातर। ठीक है, फ्लोएम पार्ट के बाहर वाला टिश्यू तो वो सरफेस पर भी आ जाता है और ये फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ये भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसकी स्ट्रक्चर आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। फ्लोएम में 4 पार्ट आपने पढ़े थे, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ये 9th क्लास का आपका टॉपिक था। तो चलिए हम देखते हैं मेन जो काम हमारा रहेगा वो फ्लोएम की सीव ट्यूब का रहेगा। जैसे हम जाइलम में बता रहे हैं कि जाइलम में पानी का जो ट्रांसपोर्ट है वो वेसल्स करती हैं, वेसल्स और ट्रैकेट्स 2 पार्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर जो मेन ट्रांसपोर्ट का काम है वो आपका होता है सीव ट्यूब का। तो चलिए देखते हैं। तो ये डायग्राम यहाँ हमारे सामने निकल कर आता है, एक बार इसको थोड़ा समझिएगा फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो। तो पहले आप ध्यान से इसको देखिएगा, मेरे साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आपने पीछे देखा कि भाई आपका एक बंडल है ना, उस बंडल में क्या है, मतलब प्लांट के अंदर बंडल से सेवरल बंडल्स आर देयर। हर एक बंडल में क्या है यार, एक फ्लोएम है, उसके पास ही जाइलम भी होती है, मतलब जाइलम और फ्लोएम आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट। ये तो हम समझ ही चुके हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 जैसे पाइप जैसे बनाए हैं, एक तो बड़ा है दिख रहा है दैट इज जाइलम वेसल, और इधर एक पाइप जैसा है उसको बोलते हैं सीव ट्यूब। ठीक है, तो मेजर कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम इज सीव ट्यूब। यहाँ एक बड़ा सा पाइप है, सीव ट्यूब है और जाइलम है। तो इसमें फर्क क्या दिख रहा है, सीव ट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ रास्ते में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर बाद क्या होता है, कुछ जाली जैसा लगा है, इसको बोलते हैं सीव प्लेट। क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। तो यहाँ सीव ट्यूब में बार बार क्या मिलती हैं, सीव प्लेट्स मिलती हैं, ये इसकी खासियत होती है। दूसरी बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर में एक कंपेनियन सेल है। ऐसे कि हमने बताया कि भाई फ्लोएम में 4 तरह की सेल होती हैं, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब। तो यहाँ क्या है, कंपेनियन सेल लगी हुई है, बराबर में सोर्स सेल है यानी ये लीफ की सेल है, और ये लीफ की जो मिडरिब होती है, जो बीच का लीफ में आप देखो मिडरिब होती है सेंटर पे, उसकी जाइलम फ्लोएम की बात हो रही है, और उसकी जो वेन्स निकली रहती हैं उनकी बात हो रही है, वहाँ की मतलब लीफ की बात हो रही है।
वहाँ की जाइलम है, वहाँ की फ्लोएम है, वहीं की सब कुछ है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या होता है। देखिए ऐसा होता है कि भाई आपका जो फूड है ना वो लीफ में बनता है। तुम्हें पता है बात, ये सबको पता है कि भाई फूड कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। तो लीफ से जो फूड बनता है वो बनने के बाद फ्लोएम में आएगा और फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। अब खास बात है कि फ्लोएम आपकी जाइलम की तरह काम नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि भाई फ्लोएम आपकी एक ही डायरेक्शन में पहुंचाएगी फूड। पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फूड होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल, ना कि यूनिडायरेक्शनल। एज यू कैन सी इन द जाइलम, जाइलम में क्या हो रहा है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड। बट हियर इन फ्लोएम डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरह का मूवमेंट होता है। ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर भी जाता है। वो कंडीशंस अलग अलग होती हैं, कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा। देखिए होता क्या है, मान लो कि भाई आपकी जो लीफ की सेल है उसको बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं? सोर्स। जहां से बन रहा है वो सोर्स ही होगा। और वो मीजोफिल्स होती हैं, उनको बोलते हैं मीजोफिल्स। देखिए यहाँ लीफ की सेल से फूड बनता है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपके प्लांट फूड में क्या बनाते हैं? सुक्रोज। तो आपसे सवाल आएगा कि भाई प्लांट की शुगर को क्या कहते हैं? प्लांट की शुगर होती है सुक्रोज, है ना। जैसे हमारे अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है, तो ऐसे प्लांट में क्या होता है? सुक्रोज होता है, ठीक है। सुक्रोज क्या करेगा? सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट होना होता है पत्ती से बनके, लीफ से बनके। कैसे वो फ्लोएम में एंटर करता है, ये पहला ही क्वेश्चन समझने का है। देखिए हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ से आपका सुक्रोज बना है और यहाँ आता है। कहाँ आएगा? सीव ट्यूब के अंदर। चलो मान लो आपका सुक्रोज यहाँ से बनके सीव ट्यूब में पहुँच जाता है डिफ्यूजन से, समझ लीजिए। फिर आपका सुक्रोज यहाँ पे भर रहा है, ठीक है। ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो जब ज़्यादा होगा तो आपको बिल्कुल पता है कैसी कंडीशन बनेगी? हाइपरटोनिक। कैसे बनेगी? हाइपरटोनिक। जैसे ही यहाँ हाइपरटोनिक कंडीशन बनेगी, जाइलम का वाटर फॉलो कर लेगा। आपको पता है वाटर तो हमेशा हाइपरटोनिक कंडीशन को फॉलो कर लेता है ना। यहाँ से जाइलम का वाटर फॉलो कर लेगा और कहाँ पहुँचेगा? सीव ट्यूब में। क्योंकि यहाँ क्या पहुँच गया है? सुक्रोज। कहाँ से? मीजोफिल से, थ्रू द कंपेनियन सेल। पहले सुक्रोज कंपेनियन सेल आएगा, फिर कंपेनियन सेल से जाएगा सीव ट्यूब। अब मान लो सीव ट्यूब में पहुंच रहा है, तो जब यहाँ ज्यादा ही हो जाएगा, सुक्रोज ज्यादा हो रखा है, तो पीछे से कैसे आएगा? समझ आई मेरी बात? यहाँ पर ज्यादा हो गया है तो अब पीछे से क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। अगर मुझे यहाँ ज्यादा ही रखना है, ज्यादा मुझे क्यों रखना है? क्योंकि मुझे चाहिए कहाँ से? जाइलम से वाटर। तो जाइलम से वाटर क्यों आएगा भाई? जाइलम से वाटर तो तभी ना आएगा जब यहाँ कैसी कंडीशन होगी? हाइपरटोनिक, है ना। और हाइपरटोनिक बनाए रखने के लिए मुझे क्या चाहिए? हमेशा ही मेरी लीफ से फूड कहाँ आता रहे? सीव ट्यूब में आता रहे। तो वो क्यों आएगा? क्योंकि मुझे यहाँ फूड जबरदस्ती भेजना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो वाटर चाहिए जाइलम से, है ना। तो जबरदस्ती भेजना यानी लोडिंग ऑफ द सीव ट्यूब एक्टिव होगी फिर से। मेरी बात समझ आई कि जो आपका सीव ट्यूब वाला ये जगह है, यहाँ पर अगर मैं शुगर ज्यादा कर देता हूँ तभी ना वाटर जाएगा जाइलम से, क्योंकि वाटर तो हमेशा हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक जाता है। पर जब यहाँ हाइपरटोनिक कंडीशन होगी तो इधर से सुक्रोज तो नहीं आएगा ना डिफ्यूज होके। तो इधर से सुक्रोज को यहाँ भेजने के लिए यहाँ एक कंपेनियन सेल की, यहाँ जहाँ आपको दिख रहा जगह, यहाँ मेम्ब्रेन होती है, उसमें पंप होते हैं। वैसे ही फिर से वो एक्टिवली कहाँ भेजा जाएगा? सुक्रोज को सीव ट्यूब के अंदर भेजा जाएगा, ठीक है। एक्टिवली एनर्जी लगेगी, यानी कि लोडिंग ऑफ द फ्लोएम में क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है, लोड होगी फ्लोएम। अब क्या हो रहा है? यहाँ फ्लोएम के अंदर भर रहा है भाई क्या? सुक्रोज भरते जा रहा है। तो अभी क्या होगा? पानी इधर से आना शुरू होगा। आपको एक बात समझा देते हैं, जब पानी इधर से इधर जाएगा तो यहां से एक प्रेशर लगता है उल्टा। कैन यू अंडरस्टैंड? अगर आपका वाटर मूव कर रहा है अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन में, तो होता ये है जहां वो जा रहा है वहां उसको रोकने के लिए एक प्रेशर लगता है, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पर डेवलप होगा बताइए? यहाँ सीव ट्यूब में ना। तो सीव ट्यूब में एक इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर इसको रोकने के लिए डेवलप होता है। अब होगा क्या? इसमें ऊपर भी रास्ता है, नीचे भी रास्ता है, यानी कि यहाँ एक हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। वो हाई प्रेशर जोन बनेगा तो वो उसको क्या करेगा? वो सॉल्यूशन जो यहाँ बन रहा है, वो सॉल्यूशन यहाँ हाई प्रेशर जोन से
उन स्थानों पर जाने लगेगा जहां लो प्रेशर है। भाई यहाँ तो प्रेशर नहीं है नीचे जहां कर्जर है, ऊपर तो नहीं प्रेशर है जहां पे कर्जर है, यहाँ प्रेशर है। तो यहाँ हाई प्रेशर से जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा वही ऑस्मोटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन बनेगा, ऊपर या नीचे ले जाएगा। कहाँ? लो प्रेशर, जहां लो प्रेशर है वहां पर लेकर जाने का काम करता है कौन? वही प्रेशर जो यहाँ जनरेट हुआ है इस वाटर के आने से। वाटर जहां आता है उसको रोकने के लिए प्रेशर लगता है, और वही प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यहाँ पर वही प्रेशर हाई प्रेशर है, वही इस सॉल्यूशन को ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहां पर कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है। नीचे ले जाएगा या फिर ऊपर लेकर जाने वाला है। ठीक है, अब आप समझिए, अगर आप चाहते हैं भाई लगातार जाइलम से पानी इधर आता रहे तो हमें क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूअस सुक्रोज यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए आपको उसे ध्यान रखिएगा, एक्टिवली, आई एम अगेन टेलिंग यू, एक्टिवली एंड एक्टिवली लोडिंग ऑफ फ्लोएम। गॉट माई पॉइंट? एक्टिवली लोडिंग ऑफ फ्लोएम यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद वाटर आएगा, प्रेशर डेवलप होगा, सॉल्यूशन उस प्रेशर से, हाई प्रेशर से, जो हाई प्रेशर डेवलप होगा लो प्रेशर पर जाएगा, नीचे आएगा, मतलब नीचे की जगह पर आना शुरू हो जाएगा इधर की साइड में। अब होगा क्या भाई, यहाँ से यहाँ आपका लो प्रेशर जोन पे आपका फूड जो है वो हमेशा इसमें तो रहने वाला नहीं है, और रिक्वायरमेंट प्लांट की इतनी ज़्यादा नहीं होती है भाई, एनर्जी चाहिए ही नहीं होती, प्लांट तो मूव ही नहीं करते ना। तो होगा क्या भाई, यहाँ से आपका, यहाँ से जो आपका यहाँ से जो आपका वो है सॉल्यूशन है, उसमें से अगर हमें सुक्रोज को बाहर निकालना हो तो वो 3 तरह से जाएगा। डिफ्यूज भी हो सकता है, अगर नहीं जाना चाह रहा है, इधर पहले ही कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसको एक्टिवली इसमें से उतारना पड़ेगा, यानी फ्लोएम को अनलोड करना पड़ेगा। और जब आपका फ्लोएम अनलोड हो जाएगा, जो आपका फूड है वो सोर्स टू सिंक आ जाएगा। सिंक फ्रूट भी हो सकती है, सिंक रूट भी हो सकती है, जहां भी स्टोर होता है वो सिंक होती है। तो वहां जब आपका फूड पहुंच जाएगा तो आपका जो यहाँ क्या बचेगा? वाटर बचेगा। अब आपका वाटर क्या करेगा? जाइलम में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जाइलम में मिनरल्स हैं, सोल्यूट है, और कंडीशन हाइपरटोनिक है। यहाँ कैसी हो चुकी है अब? हाइपोटोनिक, क्योंकि इसका तो सोल्यूट चला गया। अब इसका पानी इधर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना बात? फिर क्या होगा? जाइलम उसको ऊपर ले जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है लगातार। तो समझ गए होंगे, पहला पॉइंट जैसे लिखा है, ट्रांसपायरेशन से जाइलम में पानी ऊपर जा रहा है। दूसरा पॉइंट है सुक्रोज सेल लोड सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल, द सुक्रोज एंटर फ्लोएम सिव ट्यूब रिड्यूसिंग वाटर पोटेंशियल। आपको पता है सोल्यूट ऐड होते ही वाटर का पोटेंशियल यहाँ पर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे सोल्यूट ऐड होगा वाटर का पोटेंशियल कम, और वाटर पोटेंशियल कम, हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन will followed by the hypotonic solution, then the water will move from the xylem to the phloem side, है ना? फिर क्या होगा? थर्ड पॉइंट, so water is taken up from the xylem by the osmosis and raising the pressure potential in the sieve tube। ठीक है, जिससे क्या होगा? यहाँ प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होगा, किसके आने से? वाटर के आने से। नेक्स्ट है सुक्रोज, इंटरनल प्रेशर डिफरेंस ड्राइव द फ्लोएम सैप अलोंग द सिव ट्यूब टू सिंक सेल। पानी जो सॉल्यूशन है वो इधर से इधर जाना शुरू हो जाएगा। सुक्रोज इज अनलोडेड इनटू द सिंक सेल इंक्रीजिंग द वाटर पोटेंशियल इन द सिव ट्यूब। अब क्या होगा? जब सुक्रोज इसका हट जाएगा तो इसका वाटर पोटेंशियल दोबारा से बढ़ जाएगा। सोल्यूट हट गया, वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, पानी दोबारा से इधर जाएगा, क्योंकि भाई जाइलम में तो पोटेंशियल कम हो रहा है वाटर का, क्योंकि वहां पर क्या है? सोल्यूट अभी है, मिनरल्स है ना, तो पानी इधर से इधर जाएगा। तो लगातार एक प्रोसेस चलता रहता है। होप आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो पॉइंट्स है अपने देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है the transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. The second point, beside the product of photosynthesis, the phloem transport amino acid and other substances। और भी चीजें फूड के साथ साथ में हार्मोन्स, एमिनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। No problem is there. Next is the translocation of food and other substances takes place in the sieve tube with the help of the adjacent companion cell, both in upward and downward direction। As I told you before, फ्लोएम में दोनों तरफ ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम इज अचीव्ड बाय द यूटिलाइजिंग एनर्जी। एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, वही एनर्जी बताई नहीं है एनसीईआरटी ने, कहाँ पर लगी है हमने बता दी है, लोडिंग में लगी है, अनलोडिंग में भी लगती है। नेक्स्ट है सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी ऑफ एटीवी फ्रॉम फ्लोएम लोडिंग। This increase the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it। आपको पता है यहाँ सोल्यूट आएगा जहाँ कर्जर है, और फिर क्या बढ़ेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और वही प्रेशर यहाँ पर उसको सॉल्यूशन को मूव कराने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। तो जहां पर लेस प्रेशर होता है उन स्थानों पर आपका सॉल्यूशन मूव करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, एंड दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। जहां जरूरत होती है वहां की तरफ मूव करता है। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि प्लांट में स्प्रिंग में आ गया है तो जो आपकी स्प्रिंग सीजन यानी कि भाई उस पर पत्तियां नहीं आएंगी, है ना, तो अभी क्या होगा कि जो आपकी शुगर स्टोर्ड है वहां से वो उल्टी दिशा में जाना शुरू हो जाएगी जहां जरूरत है, यानी कि शुगर स्टोर्ड इन द रूट एंड द स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स व्हिच नीड एनर्जी टू ग्रो। नई पत्तियां आ रही है तो उनको फूड वो बनाने तो लगेंगे नहीं, उनको जहां से स्टोर है वहां से उठाना पड़ेगा, तो इसलिए फ्लोएम में बाय डायरेक्शन होता है। समझ आई? नेक्स्ट है हार्मोन एंड सम मटेरियल इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम इन द सेम वे। तो इस तरह ही क्या है, बाकी चीजें भी फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। तो होप आपको वीडियो ये समझ में आया होगा, सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार दोबारा से देखें, ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।